तो चलिए आज चलते हैं उस दौर में जब भारत 16 महाजनपदों में मतलब बड़े बड़े शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन इन सब में से एक मगध, जिसके पास गंगा के उपजाऊ मैदान और लोहे के विशाल भंडार जैसी जबरदस्त ताकतें थी, वो सबसे ऊपर उठा और बना भारत का पहला महान साम्राज्य। तो सवाल ये उठता है, 16 दावेदार लेकिन सिंहासन सिर्फ एक। आखिर इस जबरदस्त होड़ में मगध जीता कैसे बना भारत का पहला साम्राज्य? आइए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी एक राज्य के ऊपर उठने की नहीं है, बल्कि ये तो पूरे भारत पर कंट्रोल के लिए एक जबरदस्त लड़ाई की शुरुआत थी। हम उन रणनीतियों और तरीकों को देखेंगे जिनका इस्तेमाल मगध ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने के लिए किया। इस कहानी की शुरुआत होती है हर्यक वंश से। इन्हें हम साम्राज्य का पहला आर्किटेक्ट कह सकते हैं, जिन्होंने 544 से 412 ईसा पूर्व के बीच मगध की महानता की वो पहली ईंटें रखीं जिस पर एक पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। और इस नींव को रखने वाले जो मास्टर प्लानर थे वो थे बिंबिसार। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक मास्टर रणनीतिकार थे। उन्होंने सिर्फ ताकत के बल पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर योजना के साथ मगध के विस्तार की शुरुआत की। बिंबिसार का प्लान 3 हिस्सों में बटा था और हर हिस्सा कमाल का था। पहला था डिप्लोमेसी। कोसल और लिच्छवी जैसे ताकतवर राज्यों में शादी करके उन्हें अपना दोस्त बना लिया। दूसरा, विस्तार। अपने पड़ोसी अंग पर हमला करके उसके सारे संसाधन अपने कब्जे में कर लिए। और तीसरा, जिसे कह सकते हैं गुडविल। अपने सबसे बड़े दुश्मन अवंती के राजा के बीमार पड़ने पर अपना शाही डॉक्टर भेजकर उसका भी सम्मान जीत लिया। लेकिन जहां बिंबिसार ने कूटनीति का रास्ता चुना, वहीं उनके बेटे अजातशत्रु का रास्ता था खून खराबे का। उसने अपने ही पिता की हत्या करके सत्ता हथिया ली और एक बेहद निर्मम शासक के तौर पर साम्राज्य को और बड़ा बनाया। अजातशत्रु के तरीके कहीं ज्यादा आक्रामक थे, बिल्कुल अलग ही लेवल के। उसने काशी और शक्तिशाली वज्जी संघ को हराने के लिए बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ीं। इतना ही नहीं, उसने अपने मंत्री वस्सकार का इस्तेमाल करके लिच्छवियों के बीच ही फूट डलवा दी, ताकि हमले से पहले ही वे अंदर से कमजोर हो जाएं। अब देखिए, शक्तिशाली वज्जी संघ को हराना ये कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। उन्हें हराने के लिए अजातशत्रु को कुछ बहुत ही अलग करना था। और उसने मैदान में उतारे अपने 2 ऐसे सीक्रेट वेपन्स जिन्होंने युद्ध का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। ये वो मिलिट्री इनोवेशंस थे जिन्होंने मगध को एक जबरदस्त बढ़त दी। एक तरफ था रथमुसल, मतलब एक ऐसा रथ जिसमें तेज धार वाले ब्लेड लगे थे, और दूसरी तरफ था महाशिलाकंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली एक विशाल मशीन थी। कह सकते हैं ये उस जमाने के सुपर वेपन्स थे। अजातशत्रु ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि वो दूर की भी सोचता था। उसने अपनी राजधानी राजगृह को और मजबूत किया और नदियों के संगम पर बसे एक बहुत ही जरूरी गांव पाटली ग्राम में एक नया किला बनवाया। इसी किले ने भविष्य की शाही राजधानी पाटलिपुत्र की नींव रखी। हर्यक वंश के बाद अब एंट्री होती है शिशुनाग वंश की। इन्होंने मगध के साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक और बहुत ही तेजी से फैलाया। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए, साम्राज्य कितनी तेजी से फैला। राजा शिशुनाग ने अवंती और वत्स जैसे बड़े बड़े दुश्मनों को हराया और मगध का साम्राज्य बंगाल से लेकर मालवा तक फैल गया। अब मगध सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया था। अब इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसे संभालना भी एक चुनौती थी। उनके बाद आए काला अशोक ने इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने राजधानी को वापस स्ट्रेटेजिक सेंटर यानी पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया और दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान जो धार्मिक मतभेद थे उन्हें भी बड़ी समझदारी से संभाला। ये शासन को एक नए बड़े लेवल पर ले जाने जैसा था। और अब आते हैं नंद वंश पर। ये वो लोग थे जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को इसके अंजाम तक पहुंचाया। इन्होंने इस शाही इमारत को पूरा किया और भारत का पहला सच्चा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसके संस्थापक महापद्मनंद जबरदस्त शक्ति और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षा वाले इंसान थे। वो एक ऐसे मास्टर बिल्डर थे जिन्होंने पिछली सारी जीतों को एक साथ मिलाकर एक ठोस साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनकी उपाधियां देखिए, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं। सर्व क्षत्रियांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव मतलब परशुराम का दूसरा अवतार, और एकराट यानी एकमात्र सम्राट।
ये उपाधियां इस बात का ऐलान थी कि उन्होंने भारत में ताकत के खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। नंदों की ताकत का एक और सबूत कलिंग पर उनकी जीत। उन्होंने वहां नहरें बनवाई और अपनी जीत का निशान छोड़ा, जिसका जिक्र हमें हाथी गुम्पा शिलालेख में मिलता है। ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धि थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक तरफ आखिरी नंद राजा धनानंद की बेहिसाब दौलत थी, तो दूसरी तरफ 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के हमले का खतरा भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। नंद साम्राज्य अपने शिखर पर था, लेकिन अब उसे एक विश्व स्तरीय चुनौती का सामना करना था। तो सदियों की इस साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया ने आखिर क्या विरासत छोड़ी? ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए एक नया आकार देने वाला था। राजधानियों का ये सफर सिर्फ नक्शे पर कुछ जगहों का बदलना नहीं है। राजगृह से वैशाली और फिर पाटलिपुत्र तक की ये यात्रा दिखाती है कि कैसे मगध एक मजबूत किलेबंद राज्य से एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बन गया। और यही मगध की सबसे बड़ी और सबसे अहम विरासत है। मगध साम्राज्य वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर इससे भी कहीं ज्यादा भव्य मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ। महत्वाकांक्षा, रणनीति और फौलाद से साम्राज्य का एक ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक साम्राज्य को सिर्फ बनाना ही काफी है या उसे पीढ़ियों तक बनाए रखना असली चुनौती है।